सपने ये सिर्फ आंखों में पलने वाले ख्याल नहीं होते, बल्कि हर एक सपना कहता है एक कहानी। कभी संघर्ष की तो कभी विश्वास की, और कभी उस जज्बे की जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। सपने वो बीज हैं जो आपकी मेहनत और विश्वास से एक दिन तब्दील हो जाते हैं एक बड़े वृक्ष में। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा और सही मार्गदर्शन, और यही दिशा देता है डिकोड एग्जाम। 2025 के यूपीपीसीएस हेतु डिकोड एग्जाम लेकर आया है ऑनलाइन ऑल इन वन कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें शामिल है प्रीलिम्स और मेंस का स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित गुणवत्तापूर्ण एवं एग्जाम ओरिएंटेड बाइलिंगुअल नोट्स और वीडियो लेक्चर। प्रीलिम्स और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स, ताकि कोर्स लेने वाले किसी विद्यार्थी को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स ना पढ़ने पड़े। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज एवं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की कक्षाएं। हमारे कोर्स में मेंस परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, उनकी पूरी फीस उन्हें उपहार स्वरूप वापस कर दी जाएगी। इंटरव्यू में असफल विद्यार्थी यदि आगे तैयारी करना चाहेंगे तो उन्हें हमारे साथ निःशुल्क तैयारी का अवसर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम संस्थान विगत वर्षों में अपने सफल कार्यकाल में 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। याद रखिएगा, जब मेहनत सही दिशा में होती है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। यह कोर्स आपके हर कदम पर आपका साथी है, आपके सपने को सच करने के लिए। हम यहाँ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। यह सिर्फ कोर्स नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीदों, आपके संघर्षों को और आपके परिवार की प्रार्थनाओं को एक आकार देने का जरिया भी है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए निर्धारित की गई है, परंतु पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपए की विशेष छूट उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 एवं 9506742546 पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि की इस नवी कक्षा में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम पूरी क्लास में उत्तर प्रदेश विशेष का हमारा जो भी करंट अफेयर्स दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक यद्यपि मैं चाहता था कि बिहार भी आपको इसी क्लास में करा दूं, लेकिन वो बिहार का बजट और वो सब चीजें हैं, तो उसको एक, चाहे वो छोटी सी क्लास होगी 40-45 मिनट की, उसको बिहार विशेष को अलग से कर लेंगे, ठीक है, ताकि जिन लोगों को बिहार नहीं देना है वो इस वीडियो को ना, मतलब अगली वीडियो को ना देखेंगे, जिनको बिहार देना है वो उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष को पूरी तरह समाप्त कर लेंगे। यद्यपि जो आपके घटनाएं हैं वो बहुत छोटी छोटी दी हुई हैं, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति उनसे क्या हो सकती है, प्रश्न उनसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो लगभग 50+ प्रश्न हम उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स से करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, है ना। आई दृष्टि में जो उत्तर प्रदेश विशेष आपका दिया गया है, सबसे पहला उसमें दिया गया है ग्रेटर नोएडा। अब ये दिए गए हैं स्थल वाइज की क्यों चर्चा में है। 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कहां सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदर्शनी और का केंद्रीय विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। आपको पता है सेमीकंडक्टर बहुत सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है,
जिस वजह से मेक इन सेमीकंडक्टर इन इंडिया उस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए के निवेश के अनुसंधान कोष भी बनाए हैं कि कैसे हम 1 ट्रिलियन का निवेश लेके आए। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अलग से एक नीति है, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। तो इतनी सी खबर थी, लेकिन प्रश्न कैसे बन सकता है? तो आज की समस्त खबरें छोटी छोटी है ना, लेकिन जो प्रश्न है उनका स्वरूप क्या हो सकता है, यह आपको मजेदार लगेगा। चलिए, कौन सा सही है? 11 से 13 सितंबर को के मध्य ग्रेटर नोएडा में, अब यहां नोएडा दे देगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ग्रेटर नोएडा अलग है। सेमीकंडक्टर इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का दूसरा नहीं, भारत विश्व का 8वां देश है, यह गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 है, ध्यान रखना 23-22 लिख के कंफ्यूज कर सकता है, यह भी सही है, मतलब 1 और 3 सही है। तो छोटी सी घटना मल्टी स्टेटमेंट सवाल कैसे बन सकता है, यह मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलिए, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, तो 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने गोरखपुर में, है ना, ये पूछेगा कहां, महत्वपूर्ण है, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। और किसने किया? उपराष्ट्रपति महोदय ने। 176 करोड़ की लागत से निर्मित यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा। जो उत्तर प्रदेश को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर देते हैं, उनमें से पूर्वांचल वाला एरिया जो है उसका यह पहला स्कूल होगा। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सैनिक स्कूल है, ऑब्वियस है। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। स्टैटिक करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये कवर हो गया। सवाल क्या बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 7 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। अब अगर तुम्हें इतना फैक्ट याद करके गए हो कि गोरखपुर में सैनिक स्कूल, तुम्हें लगेगा सही है, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय आए हैं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो एक गलत हो जाएगा। 176 करोड़ की लागत से निर्मित यह स्कूल पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है, ये सही है। कौन सा गलत है? केवल एक हो जाएगा जो सही नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इससे याद रखोगे, उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल 1960 लखनऊ डॉक्टर संपूर्णानंद ने खोला था। चलिए, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये पेपर में छपा मिल सकने वाला सवाल है। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपेरियागंज गोरखपुर में, यह भी कहा कैंपेरियागंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध, है ना, एशियाई किंग गिद्ध का जो है संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है। पूछा जाएगा, विश्व का पहला है कैंपेरियागंज गोरखपुर में। ठीक है, यह 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में निर्मित है। ठीक है, चलिए सवाल क्या बनेगा? हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपेरियागंज, अब देखो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने ही की है। ठीक है, कैंपेरियागंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला केंद्र है, दिमाग में रखना, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घटना छोटी सी, लेकिन कैसे सवाल बनते हैं ये आप इस जो है स्लाइड्स में बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे। चलिए, रोड टू स्कूल कार्यक्रम 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में, यह काम भी गोरखपुर में हो रहा है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। तो रोड टू, ये पूछ लेगा सीधे सीधे, रोड टू स्कूल कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत है? तो निपुण भारत मिशन। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। जो आपने स्कूल चलो अभियान अक्षर सर्व शिक्षा अभियान के तहत लिखा देखा होगा, उसका एक नया स्वरूप है। कौन सही नहीं है? 20 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस से रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण शुरू किया क्या? नहीं, गोरखपुर से शुरू किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत के अंतर्गत शुरू किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो का नया स्वरूप है, बिल्कुल सही है। केवल एक हो जाएगा इसमें से जो सही नहीं है। आगे चलते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 पूछा जा सकने योग्य सवाल है, एक सेमीकंडक्टर वाला और एक ये ट्रेड शो वाला, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश भी व्यापार प्रोत्साहन नीति की तरफ है ना, इन्वेस्टर को आकर्षित कर रहे हैं, तो इसलिए सवाल आपसे पूछे जाने लाजमी है। वो 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में चला है ये भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो।
का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। इस शो का पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम क्या है? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, है ना, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम जो है पार्टनर कंट्री के रूप में, तो यह भी याद रखोगे पार्टनर कंट्री कौन है? वियतनाम। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही है? हाल ही में ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, तो याद रखोगे नोएडा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा सही है। इस वर्ष ट्रेड शो में मलेशिया पार्टनर कंट्री था क्या? मलेशिया पिछली बार था, इस बार कौन है? वियतनाम। कौन सा सही है? केवल ए। सवाल है ना इस तरीके से बनेंगे, तो इसलिए सवालों से पढ़ोगे तो चीजें थोड़ा सा दिमाग में रहेंगी। अगली घटना देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये क्या है? 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए जो स्वरोजगार की भावना है वो लोगों में बढ़ाई जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान भी किया है। कौन सा? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। जब हम बजट पढ़ रहे थे, यूपी बजट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकेंगे, है ना। कुछ लोगों के पास बिजनेस स्टार्ट करने को, स्वरोजगार के लिए पैसा नहीं होता, है ना, और आप काम अगर करना चाहेंगे तो आज का समय ऐसा है कि 1000 से 1500 2000 रुपए महीने रोज कहीं भी आप कमा सकते हैं। मतलब इवन आप जो ठेला वगैरह इत्यादि जो लोग लगाते हैं वो भी इतना कमाते हैं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना, अम्मी जान कहती है काम से बड़ा कोई धंधा नहीं होता, तो इसलिए ध्यान रखोगे धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो काम धंधा कुछ भी छोटा नहीं है। इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो ये किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। कौन सा सही है? अगर 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रारंभ करने के निर्देश दिए, बिल्कुल ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर अनुदान दिया जाएगा, जिससे 5 लाख वित्तीय उद्यम स्थापित हो सकेंगे। क्या 1 लाख की बात है ना, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष जो है अनुदान दिलाया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि हर आदमी एक उद्यम लगाएगा, मतलब एक स्वरोजगार का कुछ कार्यक्रम करेगा तो 1 लाख युवा हर साल जो है होंगे। तो तीसरा गलत हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगली घटना, अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों से डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। 1 अगस्त 2024 को सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। सूचना जनसंपर्क विभाग के हिसाब से उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखोगे। देश के अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान 9 से 10% हो चुका है ना, 9-10% है। तो ये स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल पूछा जाएगा, आगे सवाल भी दिखा दूंगा। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है, मतलब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है कंपैरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है ना। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, बड़े बड़े डेटा सेंटर नोएडा इत्यादि में बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो गया है, तो ये आपसे पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में रहा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? लखनऊ में। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क पूछा जाएगा का निर्माण ललितपुर जनपद में किया गया, तो प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां है ना। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड के उपलब्ध कराने में भी पहला है, तो आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें भी हम पहले नंबर पे हैं। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है ना। देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। भाई जनसंख्या ही ज्यादा है, तो जिस काम में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल आयुष्मान कार्ड तुम कहोगे हिसाब सिक्किम ने सबसे ज्यादा दे दे, कैसे दे देगा, है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, ठीक है। देश में खाद्यान्न उत्पादन का 20% योगदान देता है, उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पे है। खाद्यान्न, टोटल खाद्यान्न की बात चल रही है। शीरा एल्कोहल एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, शीरा एल्कोहल एथेनॉल, ठीक है। अब सवाल देख लो क्या क्या सही है क्या क्या सही नहीं है, इन्हीं स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चंस।
कौन सा सही नहीं है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में दूसरे स्थान पर नहीं पहले स्थान पर है। तो कौन सा सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनियों को सबसे ज्यादा आकर्षित हम कर रहे हैं, है ना, आजा आजा वाला सिस्टम। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड कराने वाला पहला राज्य है, बिल्कुल ठीक। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा सही नहीं है? ना तो एक ना दो, मतलब दोनों सही हैं इसमें, ठीक है, हमने ये देखा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश दूसरा नहीं पहले नंबर पर है खाद्यान्न उत्पादन में, गलत हो जाएगा, ठीक है। शीरा अल्कोहल एथेनॉल में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, केवल दूसरा सही है। तो जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो एज इट इज सवालों के माध्यम से आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फार्मा पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है? याद करो, ललितपुर, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य विकास प्राधिकरण विधेयक, तो लखनऊ जनपद के आसपास के उसको भी एससीआर घोषित कर दिया गया है। यह सवाल भी पूछे जा सकने की संभावना सर्वाधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हो गया 31 जुलाई को। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 6, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। देखो सारे लखनऊ के आसपास के हैं, जो लोग लखनऊ रहते हैं उनको सबको पता होगा, लखनऊ, हरदोई, ठीक है। तो इसको कुछ देख लो, अगर कुछ ट्रिक बन सके तो, मतलब लखनऊ LH है ना, एक मिनट देखते हैं, LHS, हाँ तो LHS तो ये हो गया पूरा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, है ना। URB है ना, तो LHS और URB ऐसे याद कर लो। LHS तो याद रह जाएगा आपको, लखनऊ 6 है टोटल। LHS मतलब लखनऊ, H हरदोई, S सहारन, S कौन सा, ये बगल वाला इसके सीतापुर, ठीक है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, LHS बराबर URB है ना। URB मतलब तुम ब्रेव हो, तुमने LHS को UR के बराबर कर दिया, तो URB कौन सा हो गया? उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। तो LHS URB इसको याद कर लो, LHS है ना, URB। तुम ब्रेव हो भाई, यू आर ब्रेव, है ना, तुमने LHS को प्रूव कर दिया। LHS बराबर URB, तो LHS मतलब लखनऊ, दोबारा याद करा रहा हूं, लखनऊ 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, और URB मतलब उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। तो ये स्टेटमेंट को भी आप याद रखोगे। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर राज्य में राजधानी के गठन का प्रस्ताव किया? तो उत्तर प्रदेश ने। जिले याद कर लेना कौन कौन से, LHS और तुम ब्रेव हो URB, मतलब 6 जिले हो गए। दोबारा बता रहा हूं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? माननीय मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे? राज्य के मुख्य सचिव, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित कर दिया। यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित या अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। नजूल एक तरह से सरकारी संपत्ति मान लो। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिए गए हैं सरकारी, लेकिन पट्टे पर चलना। तुमने सुना होगा भैया 99 साल को पट्टा है हमारो, तो कैसे है वो 99 साल का पट्टा? क्योंकि नजूल की संपत्ति है। यह भूखंड पूर्ववर्ती सरकार अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद सरकार अनुदान अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में लोगों को दिए गए थे। नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण दोबारा कर देंगे। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, 30 वर्ष का नवीनीकरण। और ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी, मतलब राज्य सरकार का स्वामित्व हो जाएगा। इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है उसे जमा किए गए तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की निधियों में सीमांत लागत आधारित उदार दर पर ब्याज आंगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। मतलब
सरकार किसी को उसको बेचेगी नहीं। जिनको बेच भी दिया गया है, होल्ड जिनको दे भी दिया गया है, फ्री होल्ड, उनको सरकार पैसा वापस कर देगी उसका। ठीक है, चलिए। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या राज्य को नहीं दिया जाएगा, सरकारी रहेगी। न्यायालय या प्राधिकारी के सक्षम लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे, है ना। जो कहीं कोर्ट का केस वेस चल रहा है वो सब खत्म माना जाएगा। यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यर्पण नहीं करता है तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वसूला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये नजूल की संपत्ति नियम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024 पारित किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, नजूल भूमि ऐसे भूखंड होते हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिए जाते हैं। याद रखना, स्वामित्व नहीं होता है। पट्टा और स्वामित्व दो अलग अलग चीजें हैं। पट्टे पे देना मतलब किराए पे देना, और स्वामित्व मतलब तुम्हारा होल्ड करवा देना। इस विधेयक के अनुसार नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति ऐसे संस्था को दिया जाएगा। भाई कैसी बात कर रहे, कतई नहीं दे रहे। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है, सी जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए। ये एक आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। डिकोड एग्जाम पूरी तरह से यूपीपीसीएस को समर्पित एक कोर्स लॉन्च कर रहा है ना, जो पूर्णतया यूपीपीसीएस 2025 परीक्षा को टारगेट करते हुए होगा, है ना। और कड़ी मेहनत के बाद मतलब हमने एक कोर्स बनाया है पूरा। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया गया है ऑल इन वन कोर्स, है ना। सब कुछ एक में ही, ऑल इन वन कोर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सारे वही चेहरे जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पेड कोर्स में कहीं से और से लाके कोई ऐसे वैसे टीचर से पढ़वा दें, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको प्रमुख चेहरे यूट्यूब पे दिखते हैं वही चेहरे आपको वहां भी पढ़ाते हुए मिलेंगे। पहले से ही उसका पूरा प्री शेड्यूल जारी है। 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। पहले 100 विद्यार्थी मुझे लगता है हो भी गए होंगे, एक बार आप कॉल करके पता कर लीजिएगा। उनको उसमें कुछ फीस का विशेष छूट का प्रावधान है, तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 2 दिसंबर से प्री शेड्यूल्ड के हिसाब से कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। लगभग 600 प्लस क्लासेस आपकी इस कोर्स में होंगी, प्लस आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी पूरा एक्सेस मिलेगा। चलिए आगे करते हैं। आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये डिकोड एग्जाम के हमारे हेल्पलाइन नंबर की तरह से हैं, इन पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित। इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों के नामकरण उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सही है? ये तो पहला पास कर ही दिया। इस विधेयक में नए स्थापित विश्वविद्यालयों में के नामकरण में से राज्य शब्द जोड़ने नहीं भाई हटाने का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक, ये क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित। लक्ष्य क्या है इसका? राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योग। तो ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना। सवाल इसका देख लो कौन सा सही नहीं है। गठन कर दिया, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। इसका 5 ट्रिलियन नहीं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बनाना है, ये इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीसरा गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, मतलब जो विधि विरुद्ध धर्मांतरण कराएगा, कोई जबरदस्ती अगर धर्मांतरण जैसी चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं तो उसको अवैध घोषित करते हुए अधिनियम पारित किया गया है। क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 30 जुलाई को। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना। अब इसमें सजा कितनी है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 साल, अधिकतम 14 वर्ष तक का कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 5 से 14 साल की जेल हो सकती है जो भी धर्म मतांतरण अनावश्यक रूप से कराएंगे। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 साल अगर सामूहिक हो रहा है और अधिकतम 14 साल और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के भय में डालता है कि कर ले भैया नहीं तो तेरी संपत्ति खत्म कर देंगे, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये जो लव जिहाद वाला मामला है उसकी वजह से जो है ये पॉइंट डाला गया है। ठीक है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे
कम से कम 20 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक में अन्य प्रावधान यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त कर रहा हो, फंडिंग आ रही हो, तो उसे कम से कम 7 साल को दंडित किया जाएगा, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर 10 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जाएगा। क्यों इस पर 10 लाख? क्यों? तो दूसरा विदेश से पैसा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, चलो, कौन सा सही है? 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक में व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 10 वर्ष अधिकतम 20 वर्ष का कारावास, और नहीं 5 से, व्यक्ति का करा रहे हो तो 5 से 14 साल है, सामूहिक करा रहे हो तो 7 से 14 वर्ष है, और जुर्माना कितना है? 1 लाख। ध्यान रखोगे, ये फैक्ट ध्यान रखना, एज इट इज भी पेपर में सवाल छप सकता है। दूसरा गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। तो परीक्षा को लेकर काफी बवाल हुआ है ना, आप सब लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं। तो इस दृष्टि से भी एक अधिनियम पास किया गया, और जो परीक्षा में सेंधमारी करते हैं उनको फिट कराने का इंतजाम भी इस अधिनियम के माध्यम से ढूंढा गया है। क्या है? 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा यह पारित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998, तो इससे पहले आपसे पूछ सकता है अधिनियम का क्या नाम था, तो 1998 था, के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास, समझ रहे हो, अधिकतम सजा आजीवन कारावास से सजा, ध्यान रखना, और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यही फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कौन कौन आ रहा है? यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरण, निकाय और एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाएं। ठीक है, मतलब कोई भी, कुल मिलाकर सारे आ गए। ठीक है, चलो, इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना भाई, पदोन्नति से रिलेटेड अगर कोई परीक्षा है उस पर भी ये लागू है। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त होती है तो उसके कारण वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति या संस्था या एजेंसी से की जाएगी। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए, है ना। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने या दंड की परिधियों में शामिल नहीं किया गया है कि जो छात्र इसमें फंसेंगे उनको नहीं कुछ कर रहे हैं। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों को शामिल होने पर उनका परीक्षा का परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षाओं में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। ये 2 बात ध्यान रखना। इसे और ज्यादा करते, 1 वर्ष की जगह यहां करते 5-7 साल कम से कम, ताकि जो लोग करें भी इस प्रकार का काम उनकी भी हवा खराब हो, है ना। चलो आगे चलते हैं, सवाल देख लेते हैं क्या है, कौन सा कथन सही है। इस विधेयक में सार्वजनिक विधेयक का नाम दिया है। इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार, पेपर लीक में शामिल होने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना, बिल्कुल ठीक है। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने की अवधि में शामिल नहीं किया गया है, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024, ये क्या है। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री ने एक दिन में, सोचो एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण का महाअभियान का शुभारंभ किया। कब? 20 जुलाई को। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर स्थित सौमित्र वन में किया गया, है ना, ये पूछा जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित वहां की, कहां? लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक 175 करोड़ पौधों के रोपण के माध्यम से 2030 तक हरित आवरण को 9.23% बढ़ाकर 15% करना है, ठीक है। तो 2027 तक ये हर एक लाइन में प्रश्न है इसमें। 2027 तक कितने पौधारोपण का लक्ष्य है? 175 करोड़। 2030 तक वनावरण को कितना करने का लक्ष्य है? 9.23%। चलिए, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में
36.5 करोड़ पौधों का रोपण किया इस अभियान के। इसमें सभी विभाग एक साथ लगते हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सभी संस्थाओं व्यक्तियों की मदद ली जाती है। बहुत बड़े अभियान है। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। कहां? सोनभद्र में। यह फैक्ट भी आपसे पेपर में एज इट इज पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 20 जुलाई को मुख्यमंत्री ने एक दिन में 36.5 करोड़ रोपण का शुभारंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरेल नदी के स्थित सौमित्र वन में किया गया। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक पौधों का रोपण किया गया। सारे सही है, कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें सारे दिए गए कथन सही हैं। चलिए, अब प्रयागराज में अब जो स्थान है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण जो है चर्चा में है, इनको देख लेते हैं क्यों है। ठीक है, चलिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान, तो इसको याद रखोगे, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत के गणराज्य के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कहां? प्रयागराज में, याद रखोगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से कर दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने कब मनाया? क्या नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, तो कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह आयोजित किया गया। ठीक है, का पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं है भाई, दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम है, गलत है। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी। यह सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। उपवन योजना और हेरिटेज अडॉप्शन योजना, ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से, ठीक है, हरियाली बढ़ाने और यह दोनों योजनाएं लागू की गई हैं। क्या? उपवन योजना यानी हरियाली बढ़ेगी, और हेरिटेज अडॉप्शन, ठीक है, इस तरीके से। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों, सड़कों, किनारों और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पेड़ों और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी, मतलब लगाओ भैया। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। ये 948 काउंटेड वो वृक्ष हैं जो काफी पुराने हैं, काफी पहले के हैं, तो उनका भी संरक्षण करा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर को सुधार हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री योजनाएं लागू की? तो आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कितने हेरिटेज ट्री हैं? 948। आगे चलते हैं। मित्र वन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा की। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। वही जो हम अभी हमारा वन लगाओ अभियान था वही। तो कौन सा सही है? पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर घोषणा की है। मित्र वन के साथ साथ ये सारे वन भी स्थापित किए जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। हाथरस हादसे की न्यायिक जांच हेतु आयोग है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाथरस कांड के है ना, हाथरस हादसे की जो है जांच के लिए तो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, है ना। तो बोले भाई ब्रजेश भैया तुम चले जाओ हाथरस और दिखाओ कि क्या क्या हुआ है, एग्जैक्ट रिपोर्ट दे देना। आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। अध्यक्ष पूछेगा आपसे कौन है, तो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, नाम ध्यान रखना, मे भी सवाल पूछ ले। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना। ठीक है, यह क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो लखीमपुर खीरी बायोप्लास्टिक पार्क, तो खीरी से याद रखो खीरा, और बोले खीरा भाई साहब बायोप्लास्टिक में नहीं लाऊंगा, है ना। इससे निपटने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क इस जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, तो यह सवाल अलग से बन सकता है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? लखीमपुर में। आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो आगरा और प्रयागराज को भैया ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रावस्ती जिले में बायोप्लास्टिक पार्क नहीं, कहां? लखीमपुर में। यह पार्क इस जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित है। ये ठीक है, मतलब दूसरा सही है। कौन सही नहीं है? केवल एक। ठीक है, ये श्रावस्ती में ना होकर लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने को मंजूरी दी गई है? तो प्रयागराज और
आपका आगरा और जो है वो आगरा और प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी, हाँ आगरा और प्रयागराज में बनाए जाएंगे ये दो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। जो प्राचीन भवन उत्तर प्रदेश में उनको विरासत स्थल और पर्यटन वहां बनाए, है ना, ताकि वहां पे जो है लोग आए जाएं और जो है थोड़ा सा इस प्रकार की चीजें बढ़े। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतें कोठी रोशन, है ना, कौन कौन सी इमारतें हैं देखो भाई, कोठी रोशन उमातुद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा और शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। यही पूछ लेगा कौन नहीं है, याद रखना। कोठी रोशन लखनऊ में है, कोठी रोशन उद्दौला, है ना, कोठी रोशन उद्दौला है लखनऊ में है। बनारस क्या है, बरसाना जल महल में है, तो बरसाना से आप मथुरा कनेक्ट कर लोगे। शुक्ला तालाब को याद रखना कि भैया कानपुर में है, तो कानपुर वाले शुक्ला जी आते हैं ना, उनको याद रखना। ठीक है, चलो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तीनों चीजों को, है ना। चलिए, किन निम्नलिखित में से किन प्राचीन और विरासत भवनों के संरक्षण उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? बरसाना जल महल, शुक्ला तालाब, कोठी रोशन उद्दौला, कल्की धाम मंदिर नहीं, ये तो संभल में भी बन रहा है, शुरुआत हो रही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माहेश्वर तिवारी ये क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और नवगीतकार का निधन हो गया है। इन्हें यश भारती पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो पूछ लेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध साहित्यकार इनका निधन हो गया, तो माहेश्वर तिवारी जी का नाम याद रखना। इनको कौन कौन से साहित्य भूषण पुरस्कार मिला है और यश भारती पुरस्कार मिला है। साहित्य भूषण पुरस्कार कौन देता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। चलिए, ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोग आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए एक बेहतरीन सी कोई टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो डिकोड एग्जाम ने आपका ये काम सरल कर दिया है। कुल जमा 9000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है, जिसके माध्यम से आपको 100 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 40-40 प्रश्नों के, जिसमें आपके 4000 प्रश्न पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन प्लस इन 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझ पाएं कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, है ना। ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। प्लस आपको इसके साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट आरओ की परीक्षा के लिए दे जाएंगे, 200 प्रश्नों के, कुल जमा 3000 प्रश्न, 10 फुल लेंथ टेस्ट पीसीएस के लिए और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीसेट के लिए, ताकि समग्र रूप से आपको इधर उधर ना भागना पड़े। एक ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी समस्त चीजें कवर हो जाएं। तो यदि आप चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज लेना, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, तो डेमो वीडियो के रूप में आपके डिकोड एग्जाम के ऐप पे आपको ये देख सकते हैं। और बहुत नॉमिनल फीस 800 रुपए संभवतः इसकी फीस है। एक बार आप संस्थान के नंबर पर बात कर सकते हैं, आपको अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया, है ना। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, भगवान ग्रीन की जगह कट रहा है सब। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति को प्रख्यापित किया, है ना। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 है, ये ध्यान रखना, के तहत उत्तर प्रदेश में 2028 तक, लक्ष्य भी ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया 1 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। 2028 तक है, 1 टन है, ग्रीन हाइड्रोजन है और अमोनिया है। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो। इसके अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन्य है। ऐसा नहीं कि कोई भी तुम कह लो जी हमने घर में वाली ग्रीन अमोनिया, सर हमें पैसा दे दो, ऐसे नहीं मिलेगा भाई, है ना। रजिस्टर्ड होने चाहिए। प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए 5 सालों में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपीडा इस नीति का क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, आपसे पूछ सकता है कौन है। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होने की संभावना है। कौन सही नहीं है अभी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त ऊर्जा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावित रहेगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में 2030 था क्या, 2028 था,
तक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के 5 मिलियन मीट्रिक टन, अरे भैया मारोगे क्या, 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तीसरा फैक्ट गलत है, कौन सही नहीं है, केवल 3, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो बोले निर्वाचन बहुत गड़बड़ी हो रही भाई, ये जो विपक्ष वाले हैं शोर मचा रहे हैं, तो बोले हम राजा प्रताप सिंह को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर देते हैं, अब राजा डिसाइड करेंगे कि निर्वाचन सही हो। ठीक, ध्यान रह जाएगा। चलो, तो राजा प्रताप सिंह जो है, राज प्रताप सिंह जो है उत्तर प्रदेश के नए राज्य सूचना आयुक्त बने हैं, है ना। राजकुमार विश्वकर्मा कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, जो आरटीआई होता है। राजकुमार बोले, एक तो तुम राजकुमार हो, दूसरे विश्वकर्मा, तुम पे सब विश्वास करेंगे, है ना, तुम जो सूचना दिलवाओगे सही दिलवाओगे। तो राज्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा। कार्यकाल कितना होता है, 3 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा, किसको, राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राज प्रताप सिंह। बोले राजा जी तुम देखो कोई गलती ना हो, और राजकुमार विश्वकर्मा, तुम पे सब विश्वास करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा सवाल यहां से बनेगा। चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान परियोजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार और उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। बिल्कुल ठीक है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है ना, ताकि युवा उद्यमी जो हैं वो, मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से व्यापार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ताकि व्यापारी जो है बढ़ सके, रोजगार की समस्या कम हो सके। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो याद रखोगे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 5 लाख रुपए तक की, मतलब 1 लाख लोगों को 5 लाख रुपए देंगे। यह अभियान योजना राज्य भर के शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कौन सही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य सरकारें प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए देंगी, क्या बहुत हो जाएंगे, 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए देंगी। इस योजना हेतु 2024-25 के बजट में 1000 रुपए का आवंटन किया गया है, 1000 करोड़ का, मतलब 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या है, भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता कौन है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कहां, कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली सुविधाएं होंगी, मतलब निजी क्षेत्र की किसी उसके द्वारा पहली बार ऐसा जो है सिस्टम शुरू किया गया है। याद रखना, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सर्विस है, कानपुर, याद रखना उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा, सवाल आपसे पूछा है कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया, कानपुर में। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण भारत के रक्षा कमान इसके द्वारा किया गया है, ना तो 1 ना 2, दोनों हमें इसमें सही दिए हुए हैं। 1 मिनट, कानपुर में एशिया के सबसे बड़े, एशिया का सबसे बड़ा नहीं है क्या ये अत्याधुनिक निजी क्षेत्र का अपनी तरह का पहली है, रक्षा निर्माता उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि एशिया का ना हो गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स, है ना, तो इस वजह से ये गलत हो, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा, केवल 1, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए, पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण। ठीक है, क्या है, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। समझ रहे हो, 3 से 10 किलोमीटर पर सेकंड। ओहो, यह सुविधा इसरो और डीआरडीओ के मिशनों जैसे गगनयान, आरएलवी तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संबंध में बहुमूल्य साबित होगी। मतलब 1 सेकंड में 3 से 10 किलोमीटर भग रही है चीज। तो हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग का परीक्षण किसने किया है, ये आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। तो किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण किया गया, तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, वाराणसी क्यों चर्चा में है। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्गों की पहल का उद्घाटन किया। ठीक है, ये क्या है, हरित जलमार्ग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत यथा एमबी गुहू और एमबी निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पोतों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
एमबी गुह अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि एमबी निषादराज बनारसी में गंगा नदी पर नौकायान करेगा। इनको याद रखना, एमबी गुह कहां करेगा? अयोध्या में सरयू नदी पे, जबकि एमबी निषादराज कहां करेगा? बनारस में गंगा नदी पर। अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि निषादराज तो राम जी से कनेक्टेड थे तो वो सरयू में कराएंगे, नहीं, एमबी निषादराज गंगा में है और एमबी गुह जो है अयोध्या में है। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित हैं। ये दोनों पोत वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में भी कटौती करने की डिजाइन किए गए हैं। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। चलिए, कौन सा सही नहीं है अभी बता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत एमबी गुह और एमबी निषादराज को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, एमबी गुह बनारस गंगा में, जबकि एमबी निषादराज अयोध्या सरयू। तुम यहीं से कंफ्यूज हो गए, निषादराज वाले अयोध्या सरयू नहीं है, वो गंगा में है, तो ये उल्टा दिया है, गलत हो जाएगा। इन पोतों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसको भी याद रखना। 1 और 3 सही है, केवल 2 हो जाएगा जो सही नहीं है, हमसे यही पूछा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। ठीक है, चलिए, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी में, है ना, संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान यहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मौजूद थे। इसका निर्माण श्री कल्की धाम ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कृष्णन नहीं कृष्णम है। ज्ञातव्य है कि कल्की धाम को भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है। श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के 4थे चरण में भगवान विष्णु जो है अवतार लेंगे कल्की के रूप में। तो संभल उत्तर प्रदेश का है जहां इसका वो किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, बिल्कुल ठीक है। श्री कल्की धाम भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम महाअवतार माना जाता है, दोनों ठीक है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां बना है? 16 फरवरी को प्रयागराज, है ना, प्रयागराज इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। जस्ट इमेजिन, इलाहाबाद में प्रयागराज में क्या है, सारे वकील वहीं मिलते हैं, सब कुछ वहीं है, तो विधि विश्वविद्यालय वहीं बनाएंगे जहां सब कुछ है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ध्यान रखना कौन कौन थे, तो वाई चंद्रचूड़ थे, डीवाई चंद्रचूड़ है, माफ कीजिए, और आदित्यनाथ जी हैं। मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे दे तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना 2020 में की गई थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन इन्होंने अब कर दिया। उत्तर अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले उत्तर प्रदेश विधि विश्वविद्यालय था। ठीक है, चलिए, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कहां विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? कहां किया है? प्रयागराज। ऐसे ध्यान रखोगे, विधि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में ही सारे पहले केस वेस लड़े जाते थे, अब भी लड़े जाते हैं, मतलब, तो विधि विश्वविद्यालय तो वहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं। दिव्य अयोध्या ऐप, ये क्या है? जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। तो दिव्य अयोध्या ऐप किसके लिए है? अयोध्या जो पर्यटक घूमने आना चाहते हैं उनके लिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में नवीन पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सवाल बन गया, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया क्या? नहीं, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल सकेगी। कौन सा सही? केवल 2। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? कमेंट कर दिया करो यार कि आनंद आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल। एमएसएमई देखो क्या, जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं और निवेश से संबंधित कंपनी सीबीआरई ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत एमएसएमई, किस पोर्टल के अंतर्गत? उद्यम पोर्टल। ये पूछ सकता है किससे कनेक्टेड है। एमएसएमई के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है ना। इस संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। ये नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट एमएसएमई है? 9%, और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विदित हो कि इस रिपोर्ट का शीर्षक एमएसएमई अनलिशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एमएसएमई अनलिशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है।
कौन सही नहीं है अभी बता देंगे। जनवरी 2024 में नीति आयोग ने क्या जारी की, इसको ध्यान रखना भाई, नीति आयोग से कंफ्यूज करेगा, गलत हो जाएगा, पहला सही नहीं है। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत एमएसएमई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है क्या, तीसरे नंबर पे है, तो दूसरा भी सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। इस संदर्भ में दूसरे और तीसरे स्थान पर यह भी सही नहीं है, मतलब डी आंसर होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे फैक्ट पढ़ लेने हैं, तो पहला ना आंसर होके आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सभी गलत है, ठीक है। चलिए, पूर्णता बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, तो अभी एक सैनिक स्कूल बन रहा था, ध्यान करो कहां, उत्तर प्रदेश में उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, बताओ कमेंट के माध्यम से। अब बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल कहां बन रहा है, जनवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको रक्षा मंत्री बना रहे हैं, है ना, मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा जिला स्थित वृंदावन में सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, मतलब देख रहे हो गुरुकुल और सैनिक स्कूल का कॉम्बिनेशन ये रहेगा, कहां, वृंदावन में। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। यह स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर सरकारी संस्थान, निजी सरकारी विश्वविद्यालयों की साझेदारी में से 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है, ठीक है। चलिए, कौन सा सही है, रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, बालिकाओं का सैनिक स्कूल है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा, 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया, साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें ये है, प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम ये याद रखोगे, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो अयोध्या वाला है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। सवाल बन गया, कौन सा सही नहीं है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखना इंटरनेशनल है, बिल्कुल सही है। श्री राम मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 नवविकसित पथ, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, चारों ठीक है, इन चारों को भी ध्यान रखना। इसी के साथ देश की पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई। तो ये सारे सही है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए, काशी तमिल संगमम, ये भी पूछा जा सकता है, यद्यपि ये अब पिछले साल की घटनाएं हैं, है ना कुछ, लेकिन हम इनको भी देख लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा डिटेल में भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। चलिए, 17 से 30 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम का आयोजन बनारस में किया गया। यह इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था, है ना। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल संगमम 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट बनारस जो है में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेखलाय और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्यों का बहुभाषा और ब्रेल अनुपात जारी किया। तो जो थिरुकुरल है ना, उसका तिरुवल्लुवर द्वारा जारी जो तिरुकुरल है, ये थिरुकुरल नहीं है, तिरुकुरल है, ठीक है, और मणिमेखलाई इनका जो है वो किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी बनारसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई ताकि वो चीजें यादगार बनी रहे। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, मुख्य रूप से अन्य मंत्रालयों तथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस बिंदु विश्वविद्यालय को कार्यान्वित एनएनसी नामित किया गया था, जहां है ना। चलिए, बनारसी में ही हुआ है तो इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका काशी तमिल संगमम का आयोजन के पहले संस्करण नहीं, दूसरा संस्करण है, बनारस में आयोजित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, साथ ही कन्याकुमारी ये ट्रेन चलाई। इस कार्यक्रम के लिए संस्कृति मंत्रालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। तो कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा, ए कैसे सही है, कौन सा सही है, 1 और 2 थोड़ी सही होंगे। आयोजन पहला संगमम तो पहला थोड़ी है, पहला संस्करण थोड़ी है, दूसरा संस्करण है, तो पहला गलत हो जाएगा। पहला तो गलत है, दूसरे तीसरे सही है। नोडल एजेंसी जो है कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ये है, ये भी गलत है, मतलब 1 और 3 गलत है। कौन सा सही है, ये इसका स्टेटमेंट अगर गलत पूछेगा तो फिर 1 और 3 हो जाएंगे। इस प्रश्न को थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन, ये भी महत्वपूर्ण है ना। ये कहां किया गया है, बनारस में। बनारस में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। 7 मंजिला यह मंदिर है। स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई कितनी है, 180 फीट है। इस महामंदिर को की संगम नगरी संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं, ठीक है।
वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इन चित्रों में दिखाए गए हैं। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। ठीक है, महर्षि सदाफल देव। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी कहा जा रहा है, ये भी याद रखोगे। ज्ञातव्य है कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव की महाराज द्वारा लिखा गया है। तो आपसे पूछ सकता है स्वरवेद क्या है, किसने लिखा है, मंदिर फलाना ढीका, ये सब तो बनारस में बना है। कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में, इतने का मथुरा में नहीं है, बनारस में है। इस मंदिर को विश्व का पहला सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेक क्वीन क्रूज, ये कहां चला है? क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज, ठीक है, तो कहां? गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। वहां जो है इसका क्या उद्देश्य है? पर्यटन को उस ताल में बढ़ाना है ना, पर्यटन इत्यादि को बढ़ावा देना। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, गंगा और यमुना, है ना, इन नदी में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। चारों नदी यहां तक ना, राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा। ठीक है, और अभी वो 2 को देके आए थे, एम गुह और एम निषाद राज, उनको भी याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रामगढ़ ताल में किस उसको वो किया? तो लेक क्वीन, ठीक है, क्वीन रानी। चलो, 42वां रामायण मेला कहां लगा है? इसका आयोजन अयोध्या में किया गया। ठीक है, इस मेले का समापन 19 दिसंबर को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले का शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। तो ये 42वां था। रामायण मेला पूछ ले कहां? कौन सा सही है? पहले रामायण मेले का उद्घाटन थोड़ी किया गया, 42वां है। उत्तर प्रदेश सरकार और इसके द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो अभी बना है, जिसके माध्यम से 4 नदियां राप्ती, सरयू, गंगा, यमुना, जिनमें क्रूज और लेक क्वीन कहां चलाया? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। चलो, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया। 7 दिसंबर को राज्यपाल की अनुमति के प्रदान करने के बाद इसका गठन हो गया। इस उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को, उनको पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में ये गंगा, यमुना, अन्य प्रमुख नदियों में कुल राष्ट्रीय 11 जलमार्ग हैं। कोई बात नहीं, इनमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, एक क्या जो है सही नहीं है? इसका जो है अध्यक्ष तो कोई भी नियुक्त किया जा सकता है। कौन है ये ध्यान रखना। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेगा या अंतरदेशीय जलमार्ग, पोत परिवहन, नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले किसी एक को नियुक्त करेगा। तो मुख्यमंत्री में क्या केवल मुख्यमंत्री को ही नियुक्त करेगा? ये गलत है, ये सही है। और हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चिंता नहीं करनी है, इन प्रश्नों की सारी पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। अब तक हुई 8 कक्षाओं की पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में जाके देख लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहां बन रहा है? सहारनपुर में। यही पूछ लेगा बस। ठीक है, चलिए, यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित आईआईटी रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G लॉन्च करने के शोध पर संचालित होगा। तो कहां बनना है दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र? सहारनपुर में, आईआईटी रुड़की परिसर में, है ना। चलिए, यही सवाल पूछ लिया, एज इट इज सवाल छप सकता है पेपर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले, क्योंकि देश का पहला भी है, जो पहली चीज होती है, पहला प्यार, वो भी खराब करता है, मतलब पूछा जाता है। दूर संचार याद रहता है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी कहां? सहारनपुर में। चलिए, अयोध्या उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर दिए गए। अब तो 2024 वाला भी हो गया है, दिवाली वाला। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान, तो अब नया वाला आप याद रखना, भारतीय मंदिर और ये सब किया गया है। ठीक है, चलिए, खैर सवाल देख लीजिए कहां है? तो अयोध्या में कीर्तिमान स्थापित किया गया है, सरयू नदी के तट पर जो है ये सब किया गया। चलिए,
प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति, क्योंकि अब ये पिछले साल की घटना है तो मैं इसलिए स्पीड अप करते हुए निकल रहा हूं कि हल्का सा दिमाग में रह जाए और इनको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। जनवरी से बाद की घटनाओं को आप पढ़ना, उनको ध्यान में रखना शुरू कीजिए। चलिए, कहां बन रहा है जनजातीय संग्रहालय? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजागंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। यह महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। मिर्जापुर के अतरेला पांडे ग्राम, सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजागंज के कुरसेवा ग्राम में संग्रहालय। जिला अधिकतम आपसे पूछ सकता है, तो वही पूछा है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजागंज सभी में की जा रही है। 3 जो है जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य की इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय, यह पूछा जा सकता है कहां बन रहा है नौसेना शौर्य संग्रहालय? तो लखनऊ में। ठीक है, का शिलान्यास किया। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती संग्रहालय का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करने के लिए भी समर्थ अभियान भी शुरू किया गया था। चलिए, खैर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश नौसेना इसका संग्रहालय किया जाएगा, गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। 10,000 ग्राम पंचायत तो नहीं, 50,000। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन। तो गोरखपुर में क्या बन रहा है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान से संबद्ध होगा। यह भी पूछा जाता है, ये कहां है? अलग से स्टैटिक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा गौ अनुसंधान संस्थान, ये कहां है आपके? ये जो है मथुरा में है। ठीक है, ऐसे याद रखना, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरु मदन गोपाल, मतलब ये अगर गायों का संरक्षण केंद्र है तो कहां होगा? मथुरा में ही होगा। चलो, यह महाविद्यालय गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सालय होगा। कहां? जो गोरखपुर में बन रहा है। यह महाविद्यालय पशुओं और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य परीक्षण, उनकी नस्ल सुधार पर केंद्रित होगा। सवाल क्या पूछा गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास कर दिया? तो कहां कर दिया? ये कर दिया आपके गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी। और किससे संबद्ध है? मथुरा वाले दीनदयाल उपाध्याय गौ संरक्षण और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से। आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता क्या हुआ है? ब्राजील के राजदूत, इनके बीच में लखनऊ में 3 कंपनियों में समझौता ज्ञापन हुआ है। अच्छा, इस समझौते से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण, प्रजनन और उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से वृद्धि की जाएगी। अमेरिका पेजोरा, BH एम्ब्रियो, ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाने दो। हर बच्चे के लिए एक अधिकार अभियान, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का विषय है लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों सही है। कौन सा सही नहीं है? दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देख लेना इन सवालों को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है, क्योंकि समय भी तो कीमती है ना यार। फर्जी में तो मैं बताता रहूं, एक एक अक्षर पढ़ के बताता रहूं, चीतता रहूं किताब, उसका कोई मतलब तो है नहीं। चलो खैर, पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बुंदेलखंड वाले एरिया में माना जाता है कि वो थोड़ा सा अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ा है, तो इसलिए उसकी श्री समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ये काम कर रही है कि वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू कर रही है और उस एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप करेगी। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स लगाएगी, क्योंकि वहां जो है ना एरिया भी, भूमि भी खाली पड़ी है, तो भूमियां भी खाली है, कृषि जैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसका यूज ही कर लिया जाए। अच्छा, तो इसलिए क्या सोलर प्लांट्स लगा देंगे, जिनके माध्यम से 550 मेगावाट, बहुत है ये, है ना, इतना जो है, मतलब सोचो रोड के दोनों तरफ ओ हो बिजली उत्पादन हो रही है। आहा, आनंद आ गया। चलो खैर, कौन सा सही है? यमुना एक्सप्रेसवे को है क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन सही नहीं है, खराब है ना, तो खेती वेती होती नहीं है, तो बोले खेती मत करो, बिजली उत्पादन करो। क्या हो गया? ठीक है, चलो। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स की स्थापना, 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। इस डेटा को भी याद रखना। चलिए,
बरेली परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जनपद बना। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि पर स्थापित होगा। तो नाथ कॉरिडोर, ठीक है, यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर जो है, मणिगढ़, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ और पशुपतिनाथ बनखंडी मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नया बनने वाला नाथ कॉरिडोर किस शहर से संबद्ध है या कहां बनाया जा रहा है, तो आप याद रखोगे बरेली, ठीक है। कौन सा सही है? बरेली परिषदीय विश्वविद्यालयों का पहला नंबर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नाथ, तो आपको लगेगा कि अच्छा गुरु गोरखनाथ थे तो वहीं होगा, नहीं, ये नाथ कॉरिडोर कहां है? आपके बरेली में है ना। अलखनाथ ये सब जो है, पशुपतिनाथ, इनको जोड़कर बनाया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। पहला और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 से सवाल और रह गए हैं, चिंता मत कीजिए। उन्नाव उत्तर प्रदेश के जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह के अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया। तो ये बहुत ज्यादा डीप है, मे भी पूछा जा सकता है, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। लेकिन जो एनसीआर के एससीआर वाले 6 जिले थे, बताओ, एलएचएस बराबर यू आर ब्रेव हो, तुम ब्रेव हो, तुमने स्थापित कर दिया। तो एलएचएस लखनऊ, हरदोई, सीतापुर बराबर यू उन्नाव, आर रायबरेली, बी बाराबंकी, इसको याद रखोगे। चलो, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण इतने करोड़ रुपए से किया जाएगा, कोई बात नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से सवाल बन सकता है, उन्नाव, ठीक है। चलिए, फिर कौन सा सही है? तो ये विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस परियोजना के तहत 350 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, बिल्कुल ठीक है, और इतने करोड़ की लागत है। ये हमने दोनों फैक्ट देखे, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। चलिए, तो ये सही हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा सही है। आगे चलते हैं। गाजियाबाद क्यों चर्चा में है? उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित हिंडन वायुसेना बस स्टेशन जो है, वायुसेना का बेस स्टेशन है, गाजियाबाद में है। अपनी तरह का पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो कोई बहुत पुरानी भी बात हो गई, कोई इसका महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी तरह का पहला ड्रोन शक्ति किया गया, ठीक है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन द्वारा किया गया, ठीक है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 और W परिवहन विमानन को भारतीय वायुसेना में, बिल्कुल ठीक है। तो इनमें कोई घबराने की बात नहीं है, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ये याद रखना कि भारत ड्रोन शक्ति, जो ड्रोनों का परीक्षण हुआ वो कहां हुआ? गाजियाबाद में, वायुसेना का बेस स्टेशन जो है वहां। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब जो नीलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया है। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब है, ठीक है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब नीलिट गोरखपुर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नीलिट लखनऊ नहीं, गोरखपुर है, तो पहला गलत, तो ये सब गलत हो गए। 2 और 3 अपने आप सही हो गए, देख लेना। चलो, अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, तो वाराणसी यूनिवर्सिटी जो है इसका उत्पादन कर रही है। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रीन कैल्कुलेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखना, क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कौन कर रहा है? BHU का जो है वो, ठीक है। चलिए, तो बनारस विश्वविद्यालय। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना महत्वपूर्ण है अभी भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी, ठीक है। मतलब 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां बना लो, मतलब 35 लोगों को 25-25 दुधारू गाय जो रखेंगे। सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों पर लागू की जा रही है, सब जगह नहीं, ठीक है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है।
कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इस नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में नंदनी, तो ये नंद बाबा मिशन का हिस्सा है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। बिल्कुल ठीक है। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना दो, मतलब दोनों सही है। चलिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, इस अधिनियम ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है ना। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय कहां होगा? प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित रूप से करना शुरू करेगा। तो अब उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षकों की भर्ती होंगी यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। ठीक है, चलिए तो सवाल देख लें। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इस अधिनियम से गठन कर दी का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय लखनऊ में नहीं होगा, ध्यान रखना, प्रयाग में इसका मुख्यालय होगा, प्रयागराज में। तो कौन सा सही नहीं है? केवल 2 हो जाएगा, सही नहीं। ठीक, चलिए आज की अंतिम उत्तर प्रदेश विशेष की अंतिम महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। गांडीव 5 पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। अब देखो, पुलिस मुख्यालयों पे भी अभ्यास आयोजित हो रहे हैं। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, तो एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं के सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया। तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी तरीके का अलग सिस्टम है। गांडीव 5, इसको याद रखोगे। ठीक है, चलिए तो सवाल आपसे बन जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु गांडीव 5 संयुक्त अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया आपका पुलिस मुख्यालय लखनऊ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश विशेष का जितना भी कार्यक्रम था उसको 1 घंटे से कुछ अधिक समय में कंप्लीट कर लिया है ना, इस करंट अफेयर्स को। इसके बाद लगभग 30-40 मिनट की एक बिहार स्पेशल की मैं अलग क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो वो आपको अगले ही दिन मिल जाएगी और उसके बाद फिर हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे 2-3 क्लास में और, जिसमें हम नियुक्तियां और वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस देने जा रहे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहां से 2-4 सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं। तो इसको भी, जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। बाकी इस वीडियो को अपने मित्र मंडली, दोस्त सखा, सहेलियों के साथ भी अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपको फिर किसी ऐसे ही अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।